हेलो जूनियर्स सर, वेलकम यू ऑल अगेन इन द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ फिजियोलॉजी। और हमारा आज का टॉपिक है काउंटर करंट सिस्टम मैकेनिज़्म। तो गाइस, ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे संग एंड तक बने रहे, क्योंकि मैं इसे स्क्रैच से समझाने वाला हूँ। बहुत आसान तरीके से समझाऊँगा, बिल्कुल आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये मैकेनिज़्म काम आता है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव अहेड। तो शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी एनाटॉमी रिवाइज कर लेते हैं किडनी की। तो बेसिकली किडनी का सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन होता है कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद आता है मेडुला। मेडुला भी डिवाइडेड होता है आउटर मेडुला, इनर मेडुला, और फिर इनर मेडुला कंटिन्यू होता है पेपिला। पेपिला से वो कैलिक्स में जाता है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, और फिर वो आ जाता है अपना यूरेटर में। सेकेंडली, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेफ्रॉन का प्लेसमेंट कैसा होता है, क्योंकि ये इस इस बेसिस के ऊपर हम आज का टॉपिक कवर करेंगे। तो बेसिकली नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, तो आप सबको पता ही होगा। तो नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है, वो ग्लोमेरुलस होता है थोड़ा कॉर्टेक्स पार्ट में। आप इधर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ए डायग्राम में किडनी में, कि नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये होते हैं कॉर्टेक्स में। और उसी नेफ्रॉन का होता है लूप ऑफ एनले, जो कि ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर नीचे तक जा रहा है, वो होता है आपका लूप ऑफ एनले। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक डिसेंडिंग पार्ट होता है, एक असेंडिंग पार्ट होता है। और ये होता है अपना मेडुला में। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेडुला में होता है, और क्योंकि मतलब ये पॉइंट अपने को आगे फर्दर बहुत काम आने वाला है इस टॉपिक में। फिर लूप ऑफ एनले कंटिन्यू होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि फिर से आ जाती है अपनी कॉर्टेक्स में। और फिर कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक ट्रैवल करती है। फिर मेडुला से ये पेपिला, पेपिला में ये यूरिन ड्रॉप करती है, और वहाँ से ये यूरिन यूरेटर में जाती है। तो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक ये है कि कैसे हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और हमारा एंड गोल रहेगा कि कैसे ना कैसे एट द एंड कलेक्टिंग डक्ट तक हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर दें, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एक बार जब यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से निकल गई, वो पेपिला में आ गई, वो यूरेटर में चली गई, वहाँ से वो ब्लैडर में जाएगी, और ब्लैडर से फिर वो एक्सक्रीट हो जाएगी। तो हमको जो भी करना है वो कलेक्टिंग डक्ट तक ही करना है कॉन्सेंट्रेशन का काम। तो अब आ जाते हैं बेसिकली हमारे टॉपिक पे, व्हाट इज़ काउंटर करंट सिस्टम। काउंटर करंट सिस्टम क्या है? इट्स अ मैकेनिज्म दैट हेल्प कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिन बाय क्रिएटिंग एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द किडनी मेडुला। तो गाइज, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट आपने अपने +1 और +2 में पढ़ा होगा। क्या होता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की? समझिए कोई दो फ्लूइड्स हैं, किसी का एक का ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, मतलब उसमें सॉल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे अपना फ्लूइड वहाँ उस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जिधर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है उधर फ्लूइड ट्रैवल करता है। ये सब आपने, और ये बेसिक पढ़ा होगा, ये बेसिक साइंस लिटरेचर में आपने कवर करा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और जो अपना काउंटर करंट सिस्टम होता है, ये होता है अकर्स इन लूप ऑफ हेनले इन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। बेसिकली जो ये काउंटर करंट सिस्टम है, जो कि अपना ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाएगा, वो बनाता है इन द लूप ऑफ हेनले। और जो लूप ऑफ हेनले जो मैंने बताया आपको, वो मेडुला में प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं काउंटर करंट सिस्टम। काउंटर करंट सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है अपना काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और सेकंड पार्ट होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर्स। तो इसके नाम से ही सजेस्ट कर रहा है काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है? काउंटर यानी कि अपोजिट, करंट यानी कि कोई सा फ्लो है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो काउंटर करंट का मतलब है अपोजिट फ्लो डायरेक्शन। और मल्टीप्लायर्स मतलब कोई चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है, जैसे एक और एक बन के 11 बन जाए, ये होता है एम्पलीफिकेशन का काम। और अपन ये मल्टीप्लायर होता है ना। और काउंटर करंट एक्सचेंजेस क्या होते हैं? इसमें भी काउंटर करंट मतलब कि अपोजिट ब्लड डायरेक्शन, लेकिन एक्सचेंजर्स मतलब इसमें कि जो मेंटेन करते हैं वो होते हैं एक्सचेंजर्स। तो बेसिकली ये दो कंपोनेंट्स होते हैं काउंटर करंट सिस्टम के, जो कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाते हैं किडनी में, ताकि यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो सके। अब अपन आ जाते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ काउंटर करंट सिस्टम। काउंटर करंट सिस्टम के 4 की कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है अपना लूप ऑफ हेनले इंक्लूडिंग डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स।
सेकेंड है अपना मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, मतलब विद इन द नेफ्रॉन जो आपकी एक तो होती है नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन के बाहर की स्पेस है, मतलब उसकी सराउंडिंग विसिनिटी स्पेस है जो, या ऐसा कह लूँ, या दो नेफ्रॉन के बीच की स्पेस है, उसको अपन इंटरस्टिशियम कहेंगे, या फिर विद इन नेफ्रॉन के आसपास की स्पेस को अपन इंटरस्टिशियम कहेंगे। और वो इंटरस्टिशियम बेसिकली प्रेजेंट होगा मेडुलरी में, इसलिए वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। वासा रेक्टा, आप सबको पता होगा वासा रेक्टा क्या होता है, अपना लूप ऑफ हेनले के अराउंड ब्लड फ्लो होता है, उसको वासा रेक्टा कहते हैं। और वासा रेक्टा ही काउंटर करंट एक्सचेंजर का काम करता है, ये मैं आपको आगे और डिटेल में समझाऊँ कैसे। और लास्टली अपना होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि एक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट टू रीअब्सॉर्ब वाटर। तो बेसिकली गाइस ये 4 की कंपोनेंट्स हैं। ये 4 की कंपोनेंट्स अगर फिजियोलॉजिकली विद इन द लिमिट्स और इन अ नेचुरल हेल्दी किडनी ये प्रेजेंट होंगे और सही काम करेंगे, तो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया सा होगा, और आपका ज़्यादा फ्लूइड लॉस नहीं होगा, और आपका काउंटर करंट सिस्टम जो है वो बढ़िया सा काम करेगा। अब इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ जनरल कंसिडरेशन कर रहा हूँ जो आपको पता होने चाहिए। तो डिटेल में पढ़ने से पहले ये कुछ पॉइंट अपन रिवाइज कर सकते हैं। जैसे किडनीज़ होती है ना, सबसे पहले तो ये है कि ब्लड ऑस्मोलैलिटी होती है ना, वो अप्रॉक्स 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। इसका मतलब कि जो ब्लड का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अराउंड 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। और जो किडनीज़ होती हैं वो यूरिन को डाइल्यूट कर सकती है फ्रॉम अप टू 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और कॉन्सेंट्रेट कर सकती हैं अप टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। मतलब किडनी बेसिकली एक स्पेक्ट्रम में काम करती है। अगर बॉडी को फ्लूइड, बॉडी के पास एडिक्वेट फ्लूइड है और वो चाहती है कि किडनी की बॉडी एक्सेस फ्लूइड एक्सक्रीट कर दे, तो वो क्या करेगी, वो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी एकदम घटा देगी। मतलब कि जो यूरिन होगा वो बहुत डाइल्यूट जाएगा, तो उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, तो वो हो सकता है कि यूरिन इतनी डाइल्यूटेड हो कि उसकी ऑस्मोलैलिटी आ जाए 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और जब सेकंड कंडीशन ये होगी कि अगर बॉडी में फ्लूइड्स कम है, वाटर लेवल कम है, तो बॉडी चाहती है कि वाटर रिटेन रहे, वाटर यूरिन में लॉस ना हो, जैसे ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो बॉडी चाहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंजर्व कर लूँ, तो इसमें क्या होगा, बॉडी कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी। यूरिन प्रोड्यूस करेगी क्यों, क्योंकि बॉडी में कंटिन्यूसली आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं, उनको एक्सक्रीट करने का यूरिन ही एकमात्र तरीका है। आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को आप एक सॉलिड वेस्ट के रूप में आप उनको एक्सक्रीट नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे यूरिया होता है, पोटेशियम होता है, ये सब चीज़ें आपको थ्रू यूरिन ही एक्सक्रीट करनी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें एक्सक्रीट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत तो यूरिन बनानी ही पड़ेगी। तो बॉडी के ऊपर अब ये चॉइस है कि वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनाए, तो जिसमें कि उसकी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी वो अप टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक भी जा सकती है। मतलब कि यूरिन में वाटर का लेवल बहुत कम है, और सॉल्यूट्स जो कि इस केस में अपने बॉडी के एक्सक्रीटा है, मतलब एक्सक्रीटी प्रोडक्ट्स हैं, वो एक्सक्रीट हो रहे हैं, वो होते हैं सॉल्यूट्स। थर्ड पॉइंट पे आ जाऊँ, वाटर एंड सॉल्ट परमिएबिलिटी चेंजेस थ्रू द लूप ऑफ हेनले। या आपने अपने +1 और +2 में पढ़ा होगा कि कैसे जो अपना लूप ऑफ हेनले होता है उसका जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, जो नीचे आ रहा होता है, वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, और जो असेंडिंग पार्ट होता है वो अपने सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल होता है। इसको मैं आगे और कवर करूँगा। और नॉर्मल हेल्दी किडनीज हैज़ कॉर्टिको पैपिलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट। आज अपन यही पढ़ने वाले हैं कि ये कॉर्टिको पैपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता कैसे किडनी में। तो गाइज़ ये मैंने एक नेफ्रॉन का डायग्राम लिया है और इसको एक्सटेंड कर दिया है मैंने। इसमें मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज़ करा दूँ, हमारा जो कॉर्टेक्स में वो ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस से कंटिन्यू करते तो अपन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस होता है कॉर्टेक्स में। फिर पीसीटी कंटिन्यू होती है इनटू द लूप ऑफ हेनले। आज का अपना टॉपिक कंसंट्रेट होगा लूप ऑफ हेनले में, क्योंकि सारी यूरिन कंसंट्रेशन करता ही लूप ऑफ हेनले है, और विद द हेल्प ऑफ काउंटर करंट सिस्टम। तो लूप ऑफ हेनले होगा अपना प्रेजेंट इन द मेडुला। लूप ऑफ हेनले के 2 पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक होता है असेंडिंग लिम्ब। तो क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब होता है ना परमिएबल टू वाटर होता है, और असेंडिंग लिम्ब होता है परमिएबल टू सॉल्ट।
ये बेसिक है, आपने +1 और +2 में पढ़ा होगा कि ये कैसे दोनों लिम्स जो होते हैं लूप ऑफ हेनले के वो थोड़े से परमेबिलिटी में डिफरेंट होते हैं। फिर लूप ऑफ हेनले से कंटिन्यू होता है अपना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ से कंटिन्यू होके वो आ जाता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो चलते हैं अपन आगे। तो गाइस अब आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अभी तक मैं काउंटर करंट मैकेनिज़्म जो अपन अब पढ़ने वाले हैं उसकी मैं बस आपको एक फील्डिंग जमा रहा था कि कैसे अपन उसको अच्छे से अच्छे समझ पाएँ। इसलिए मैं आपको उसके पहले की तमाम चीज़ें, उसकी कहानियाँ बता रहा था कि आप फिर एट दी एंड काउंटर करंट मैकेनिज़्म अच्छे से समझ पाएँ। तो बेसिकली काउंटर करंट मैकेनिज़्म समझने के लिए अपने को कंसंट्रेट करना है इनटू द लूप ऑफ हेनले। ये मैंने लूप ऑफ हेनले बनाया है और लूप ऑफ हेनले की मैंने 4 से 5 पिक्चर बनाई है। अपन वो एक एक करके 4 से 5 पिक्चर पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे काउंटर करंट मैकेनिज़्म यूरिन को कंसंट्रेट करता है और वो कैसे कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, कैसे मतलब बेसिकली क्या है उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। और अपन एक सीरीज़ में चलेंगे, जैसे मैंने इस स्लाइड पे 1 और 2 दिया है, मतलब एक एक फ्रेम के साथ मैं, मतलब एक फ्रेम चेंज होगी तो उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर फ्रेम चेंज होगी फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो बेसिकली अपन अब शुरू करते हैं। तो क्या होता है जब, अब समझिए आपका ब्लड फ़िल्टर हुआ, वो आया ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से आया वो पीसीटी में। तो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% है ना, जो सोडियम होता है, ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, वो पीसीटी में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो 65% काम अपना प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में ही हो गया, ताकि बॉडी का वाटर लॉस नहीं हो। बॉडी कितना फ्लूइड 1 लीटर में कितना ब्लड फिल्टर कर देती है? अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स। अगर वो 65% काम यही हो गया 5 लीटर्स का, जैसे अप्रॉक्सीमेटली अपना 3.5 लीटर्स फिर से रीअब्जॉर्ब हो गया, तो बेसिकली अपना आधा काम यही हो गया। अब जो रिमेनिंग 1.5 2 लीटर्स बचा हुआ है, अपने को उसको कॉन्सेंट्रेट करके अप्रॉक्सीमेटली उसमें से भी 99% वाटर अपने को रीअब्जॉर्ब कर लेना है। तो उसमें होता क्या है, पीसी जो ब्लड फिल्टर होता है वो होता है 300 मिली ऑस्मोल, है ना, और वो पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और पीसीटी से रीअब्जॉर्ब होके वो आता है लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले में भी आते आते ब्लड की ऑस्मोलैलिटी अप्रॉक्स 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पीसीटी है वो सोडियम और वाटर को इक्वली रीअब्जॉर्ब करता है। वो ऐसा नहीं करता कि मैं वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करूँगा या फिर सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करूँगा। दोनों चीज़ें जब बराबर में रीअब्जॉर्ब होती है तो ऑस्मोलैलिटी मेंटेन रहती है। तो अब अपन आ जाते हैं कि लूप ऑफ हेनले पे जो अपना फ़िल्टर आ रहा है वो होगा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब अपन हाइपोथेटिकली माने कि ये अपना लूप ऑफ हेनले फर्स्ट टाइम काम कर रहा है। हाइपोथेटिकली लूप ऑफ हेनले फर्स्ट टाइम काम कर रहा है और ये अपनी फर्स्ट फ्रेम, जैसे मैं फर्स्ट डायग्राम में देखिए कि 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का फ्लूइड आया, वो आया डिसेंडिंग लिम्ब में आया, फिर वो लूप ऑफ हेनले से वो फिर असेंडिंग लिम्ब में आया, वो क्रॉस हो गया। ये अपना फर्स्ट टाइम काम कर रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये आपको समझाने के लिए बस। तो ये ऐसा हुआ। अब अपने को पता है कि जो असेंडिंग लिम्ब है और जो डिसेंडिंग लिम्ब है जो लूप ऑफ हेनले का, ये दोनों की परमिएबिलिटी अलग होती है। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल होता है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ से, अब सेकंड फ्रेम पे आ जाइए आप। डिसेंडिंग वापस से शुरुआत होगी कि ऊपर से 65% रीअब्जॉर्ब हो गया, फिर भी जो 35% बचा अप्रॉक्स फ्लूइड वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से आ रहा है। तो डिसेंडिंग लूप में आया, वो डिसेंडिंग लूप से आया वो नीचे एकदम डाउन वाले पोर्शन में पहुंच गया, फिर वो वापस अब असेंड होना शुरू हुआ असेंडिंग लिम्ब पे। अब क्या हुआ, वो असेंडिंग लिम्ब पे आया और उसका पाला पड़ा 3-4 ट्रांसपोर्टर से। ये 3-4 ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि असेंडिंग लिम्ब सॉल्यूट्स को अपना ट्रांसपोर्ट कराता है। तो ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड आयंस को ये ट्यूब में से निकाल के इंटरस्टिशियम में फेंकते हैं। फिर से जो अपना लूप ऑफ हेनले था उसमें डिसेंडिंग लिम्ब में आया फ्लूइड अपना, वो असेंडिंग लिम्ब में गया, और असेंडिंग लिम्ब पे वहाँ प्रेजेंट थे सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड पंप्स।
तो इन पंप ने क्या करा, जो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का फ्लूइड था उसमें से सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड के अपने जो आयंस थे उनको ट्यूब में से निकाल के, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में से निकाल के उनको इंटरस्टिशियम में फेंक दिया। और कैसे फेंका, एक और इसमें कैच है कि जो ये ट्रांसपोर्टर हैं इनकी कैपेसिटी है अप्रॉक्स जनरेट करना 200 मिली ऑस्मोल का ग्रेडियंट। मतलब बेसिकली यहाँ एक मोटर लगी हुई है जो कि सॉल्यूट्स को इंटरस्टिशियम में फेंकती है, और इस मोटर की कैपेसिटी क्या है कि ये 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर का ग्रेडियंट ही जनरेट कर पाएगी। बेसिकली मैं इसकी एनालॉजी ये बताऊं कि जैसे आपकी जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी मोटर होती है वो अप्रॉक्स 1 HP या फिर 2 HP की होती है, 1 हॉर्स पावर या फिर 2 हॉर्स पावर, और उनकी कैपेसिटी वो होती है कि वो अप्रॉक्स ग्राउंड से लेके 30 या 35 फीट्स तक वो वाटर को ट्रैवल कर सकती हैं अबव। तो इन पंप की भी यही कैपेसिटी है कि वो 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज़्यादा का ग्रेडियंट नहीं बना सकते। तो वैसे ही जैसी अपनी घर की मोटरें हैं वैसे यही मोटर हैं कि इनकी एक फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी है। तो अब क्या हुआ, जो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का जो फ्लूइड अपने पास आया था और वो फिर ट्रांसपोर्टर ने क्या करा, उसमें से सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड निकाल के इंटरस्टिशियम में डाल दिया, और जो ट्यूब में जो फ्लूइड रह गया अब उसकी ऑस्मोलरिटी हो गई 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलरिटी हो गई 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ध्यान रखिए यहाँ पे अपना ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट 200 ही है, उससे ज़्यादा पर क्रॉस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी है इस मोटर के काम करने की, ये पंप की, सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड। अब अपन आ जाते हैं हमारे थर्ड फ्रेम पे। अब क्या हुआ, थर्ड फ्रेम पे जैसे सेकंड फ्रेम पे था कि इंटरस्टिशियम में पूरा 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया था। तो 400 मिली ऑस्मोल, अब वो इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में 400 मिली ऑस्मोल का अपना ग्रेडियंट बन चुका है। अब ऊपर से जो डिसेंडिंग लिम्ब से वापस से नया वाटर आ रहा है, नया फ्लूइड आ रहा है। अब डिसेंडिंग लिम्ब की खासियत क्या है, इसमें से वाटर फ्रीली परमेएबल है। तो क्या होगा, जो वाटर जो ऊपर से आ रहा है 300, अब अंदर ट्यूब के अंदर 300 है और इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में 400 है। तो इन दोनों के बीच का ग्रेडियंट का डिफरेंस क्या हो गया, 100। तो क्या करेगा, जो ट्यूब के अंदर का फ्लूइड होगा वो फ्रीली परमेएबल है, वो इधर इन हो सकता है, आउट हो सकता है। वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो मैच हो जाए बाहर वाली से। जैसे 300 पे था वो पहले 350 पे आएगा, 375, 390, और एट दी एंड वो नीचे आते आते 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर का हो जाएगा। किससे मैच होगा वो, मेडुलरी इंटरस्टिशियम के ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। और जैसा कि मैंने बताया आपको, जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है, जो ऑस्मोसिस होती है, वो बेसिकली आपने पढ़ रखा होगा कि जो सॉल्यूट्स, अगर कहीं पे सॉल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर उधर ट्रैवल करता है उसको न्यूट्रलाइज करने में। ऐसे यहाँ पर है, जो इंटरस्टिशियम है वहाँ पे सॉल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर डिसेंडिंग लिम्ब में से डिफ्यूज़ आउट होगा, ट्रांसपोर्ट आउट होगा वो, और उस जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है इंटरस्टिशियम में उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा। उस चक्कर में क्या होगा, जो लिम्ब के डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर का फ्लूइड है वो खुद 400 तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर इक्वलाइज कर रहा है, तो अंदर से भी वाटर बाहर जा रहा है और बाहर भी वो कोशिश कर रहा है कि वो न्यूट्रलाइज कर दे। क्यों? क्योंकि बाहर इधर असेंडिंग लिम्ब में तो पंप चल ही रहा है। तो अब क्या होगा, जब वो जैसे ही 400 नीचे तक आ गया, बिल्कुल डाउन तक आ गया, अब 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर वाला फ्लूइड अब वो असेंडिंग लिम्ब में ट्रैवल करेगा। अब वो असेंडिंग लिम्ब में ट्रैवल करा वो आ गया ट्रांसपोर्ट, वापस ट्रांसपोर्ट के पास आ गया, ट्रांसपोर्टर्स के पास आ गया। ट्रांसपोर्टर चालू हैं, ऑन मोड में वो हमेशा। तो वो क्या करेंगे, फिर से वो उनका काम करते रहेंगे। वो क्या करेंगे, सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड के आयन फिर से वो इंटरस्टिशियम में डाल देंगे। फिर से क्या होगा, अब वो इन्होंने इंटरस्टिशियम में डाला तो फ्लूइड इधर 400 रह गया, और इधर का इंटरस्टिशियम का फ्लूइड अब चालू बनने लग गया 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब अपन आ जाते हैं फोर्थ फ्रेम पे। अब क्या हुआ, अब ऐसे जब 600 पूरा हो गया, अब वापस से ऊपर से डिसेंडिंग लिम्ब से अपना फ्लूइड आया 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर।
अब उसने देखा कि इंटरस्टिशियम में तो बाप रे पूरा 600 मिली ऑस्मोल लीटर का ग्रेडियंट बना हुआ है, मतलब ऑस्मोलैरिटी बनी हुई है। तो वो फ्लूइड क्या करेगा, वो जो हायर ऑस्मोलैरिटी वाला फ्लूइड है, जो हायर ऑस्मोलैरिटी वाली स्टेट है जो इंटरस्टिशियम में बनी हुई है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी और डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर लीक आउट होगा और वो 600 को न्यूट्रलाइज करेगा। तो क्या होगा, जैसे 300, 350, 400, 450, 500, 600, तो ऐसे करते करते वो नीचे आते आते वो 600 तक कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। कैसे, लिम्ब जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें से पानी बाहर जा रहा है और वो इंटरस्टिशियम के जो हायर ऑस्मोलैरिटी अपना फ्लूइड बन गया, मतलब हायर ऑस्मोलैरिटी बाहर डेवलप हो गई है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर बाहर की तरफ ऑस्मोसिस करेगा। अब क्या हुआ, वो बिल्कुल डाउन तक आ गया। कैसे, 600 मिली ऑस्मोल नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे तक आ गया वो। अब 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर का जो फ्लूइड है वो इस कॉन्सेंट्रेशन का फ्लूइड है वो वापस अब असेंडिंग लिम्ब में ट्रैवल करेगा। अब असेंडिंग लिम्ब में ट्रैवल करेगा तो वो फिर से ट्रांसपोर्ट के पास आएगा। तो ट्रांसपोर्टर का वही काम है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को इंटरस्टिशियम में फेंकना, है ना। तो वो फिर से 600 में से सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड के आयंस वो फ्लूइड में से निकाल के फिर से वो इंटरस्टिशियम में डाल देगा। और ऐसे करते करते फिर से इंटरस्टिशियम का जो ग्रेडियंट हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 800 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और ऐसे करते करते साइकिल आगे बढ़ती रहेगी और अपना फ्लूइड जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेट होता रहेगा। तो बेसिकली गाइस मैंने इसको अब समराइज़ कर दिया कि कैसे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का जो फ्लूइड आता है वो नीचे आते आते, जैसे 300 से शुरू होता है, वो आते 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 वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक पहुंच जाता है। किसकी मदद से, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर परमिएबल होता है, फ्रीली परमिएबल टू वाटर होता है, और जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो सॉल्यूट्स को पुश कर रहा होता है इंटरस्टिशियम में। तो सॉल्यूट्स पुश हो रहे होते हैं और जो डिसेंडिंग लिम्ब में से वाटर ऊज आउट होता है वो उसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। तो ताकि जिससे कि क्या होता है, जो ट्यूब के अंदर का अपना जो हेनलीज लूप है, वो जो ट्यूब है उसके अंदर का फ्लूइड खुद कॉन्सेंट्रेट हो जाता है इंटरस्टिशियम के फ्लूइड को डाइल्यूट करने के चक्कर में। अब बहुतों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये 1200 तक ही क्यों गए, कि मतलब ये कोई लिमिट है क्या। तो गाइज़ हाँ, ये एक फिज़ियोलॉजिकल लिमिट है, बेसिकली किडनी की एक खुद की लिमिट है। ये लिमिट कैसे डिसाइड होती है कि आपका लूप ऑफ हेनले का लेंथ कितनी है और आपके पंप कितने पावरफुल हैं। जैसे पंप ज़्यादा पावरफुल होंगे तो ये ज़्यादा ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके ऊपर से जो फ्लूइड आ रहा है वो कितना अमाउंट में आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिला के ये 1200 एक लिमिट सेट हो गई है, फिज़ियोलॉजिकल लिमिट है ये बेसिकली सब में ऑन एन अप्रॉक्स इतनी ही होती है। अब इसका नाम क्यों पड़ा काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, ये मैं आपको अब समझाने वाला हूँ कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। यदि मैं नेफ्रॉन को सीधा कर दूँ, बेसिकली अपना नेफ्रॉन ऐसा था, अब मैं यदि नेफ्रॉन को सीधा कर दूं, एक्सपेरिमेंटली मेरा मन करा चलो मैं सीधा करके देखता हूं कि क्या इसकी यूरिन कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी वही रहेगी या फिर कम होगी या ज़्यादा होगी। तो मैंने बेसिकली नेफ्रॉन को सीधा करा और देखा कि क्या अब एक्टिविटी इसकी एनहांस होती है, कम होती है, उतनी रहती है। नेफ्रॉन को सीधा करा तो अपना ग्लोमेरुलस पहले आया सबसे पहले, फिर पीसीटी आया, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आया, फिर आया थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर आया थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर आया अपना डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर आया कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर मेरा वाटर ग्लोमेरुलस से जा रहा है वो एंड तक आ रहा है कलेक्टिंग डक्ट तक, और अपना असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की कैपेसिटी है, जैसा मैंने आपको बताया कि फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी होती है पंप की कि वो ग्रेडियंट अप टू 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही बना सकता है, इससे ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं बना सकता। तो बेसिकली यदि फ्लूइड अपना 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ऊपर से आ रहा है और वो थिक असेंडिंग लूप पे आके जो उसके ट्रांसपोर्टर्स हैं वो आयंस को बाहर फेंक दे रहे हैं, और बाहर इंटरस्टिशियम का जो ऑस्मोलैरिटी हो रही है वो अपन मान ले 500 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो रही है। क्यों? क्योंकि जो इंटरस्टिशियम है
जो अपने ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी बस इतनी है कि वो 200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर का ग्रेडियंट बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि फ्लूइड एक ही बार अपने असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से निकल रहा है और उसकी कैपेसिटी केवल 200 मिली ऑस्मॉल है। इसीलिए भगवान ने अपने को ऐसा बनाया है, नेफ्रॉन को ऐसा बनाया है कि जब जो लूप ऑफ हेनले यदि ये सीधा होता, मतलब अगर ये ऐसा हेयर पिन यू जैसा शेप नहीं बना रहा होता ये, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती? अप्रॉक्सीमेटली 500 मिली ऑस्मॉल पर लीटर यूरिन इतना ही कॉन्सेंट्रेट कर पाता। और आप सोच सकते हैं कितनी सारी यूरिन अपनी, कितना सारा फ्लूइड बॉडी में से अपना वेस्ट हो जाता। तो भगवान ने क्या करा, इसको एफिशिएंट बनाने के लिए भगवान ने करा कि लूप ऑफ हेनले को, मतलब उसको लूप ही बनाया। तो क्या होगा, जो इनकमिंग फ्लूइड है, हर बार जो नया फ्लूइड अपने ट्रांसपोर्टर्स तक आएगा वो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आएगा। कैसे? जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि जो फ्लूइड डिसेंडिंग लिम्ब में आएगा वो हमेशा उसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा इंटरस्टिशियम को, और नीचे तक आते आते वो खुद कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। वो खुद कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड जब असेंडिंग लिम्ब में पहुंचेगा वो फिर से और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि पंप काम कर रहा है और इंटरस्टिशियम को वो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। आई होप गाइज आपको समझ आएगा, क्योंकि ये ही क्रक्स है। अगर आप नहीं समझ पाए तो एक और बार वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अब अपन आ जाते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म पे, जो मैंने अभी तक बताया आपको। जो असेंडिंग लिम्ब होता है, मैंने आपको बताया इम्परमिएबल टू वाटर होता है, एक्टिवली पम्प्स आउट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इनटू द मेडुला। डिसेंडिंग लिम्ब होता है, परमिएबल टू वाटर होता है, इम्परमिएबल टू सॉल्यूट्स होता है, वाटर एग्जिस्ट इन हाइपर ऑस्मोटिक मेडुला, एंड दिस क्रिएट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला। तो जो मैंने फर्स्ट उसमें बताया था आपको क्या, कि जनरल कंसिडरेशन में कि एक कॉर्टिको पैपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है, वही ये जो काउंटर करंट मैकेनिज़्म है वो कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक एक ग्रेडियंट बना देता है ये, ताकि फ्लूइड जब उस ग्रेडियंट में से निकले तो वो लूप ऑफ हेनले को छोड़ के वो इंटरस्टिशियम में आ जाए और इंटरस्टिशियम से वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में। तो गाइज अब अपन आ जाते हैं रोल ऑफ वासा रेक्टा। मतलब कि जो मैंने आपको दो मैकेनिज़्म बताए थे, एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर्स। तो काउंटर करंट एक्सचेंजर्स का काम करता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या होता है मैं आपको बेसिकली दिखाता हूँ। ये है अपना वासा रेक्टा, ये इसका डायग्राम है। क्या है वासा रेक्टा? जो आर्टरीज़ होती हैं जो नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो जो आर्टरीज़ होती है वो कैपिलरी में आर्टरीज़ कंटिन्यू होती है कैपिलरी में, और कैपिलरी फिर जाती है वेन्स में। तो जो वासा रेक्टा होता है वो कैपिलरीज़ का ऐसा नेटवर्क होता है जो ऊपर से आता है, और वो भी हेयर पिन लाइक शेप बनाता है। जैसा कि इसमें आप देख सकते होंगे नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले के अराउंड ये लूप है, लूप ऑफ हेनले बन रहा है, और जो कैपिलरी का एक नेटवर्क है वो भी एक लूप जैसा सिस्टम बना रहा है। तो बेसिकली यही होता है वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा मेंटेन्स द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, एक्ट्स एज अ काउंटर करंट एक्सचेंजर एंड प्रिवेंट वॉश आउट ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम द मेडुला। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या है। तो जो वासा रेक्टा है बेसिकली नेफ्रॉन को उसको भी ब्लड चाहिए, उसको भी ऑक्सीनेटेड ब्लड चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको कैपिलरी ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो जो कैपिलरी होती हैं वो भी एक लूप का शेप ले लेती हैं। और बेसिकली क्या होता है, जब एक्सेप्ट किडनीज, जो अपना सिस्टम होता है, जो ब्लड सप्लाई का सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है आर्टरीज़, कैपिलरीज और वो वेन्स। तो ब्लड आता है आर्टरी में, फिर वो कैपिलरी में जाते हैं, कैपिलरी ऑर्गन्स को सराउंड करती हैं, उसमें ऑक्सीजन डिलीवर करती हैं, और वो ऑक्सीजन जाती है फिर वापस से वो ब्लड जाता है फिर से हार्ट पे। लेकिन किडनीज़ में थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या होता है, उसमें भी बेसिकली जो कैपिलरीज होती हैं वो लूप ऑफ हेनले के अराउंड वो भी एक लूप बनाती हैं, जिससे कि क्या होता है उनको मतलब नेफ्रॉन को तो ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलेगा ही, जो अपना कॉन्सेंट्रेशन जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन रहा है वो वॉश आउट ना हो जाए। अगर अपन अपने क्लासिकल सिस्टम जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऊपर दिखाया आपको कि कैपिलरीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है,
यदि कैपिलरीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन नेफ्रॉन में भी ऐसा हो रहा होता तो क्या होता, अपना जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन रहा है वो कैपिलरीज़ के साथ वो वॉश आउट हो जाता। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैपिलरी खुद एक यू शेप बना रही है और कैपिलरीज होती हैं फ्रीली परमिएबल टू बोथ वाटर एंड सॉल्यूट। तो इसमें क्या होता है, जब अपना फ्लूइड, समझिए यहाँ से आर्टरी से अपना ब्लड आया, वो ब्लड ग्लोमेरुलस में आया, एफरेंट आर्ट्रियल और फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, वो ब्लड आया कैपिलरीज में आया और वो समझिए ये जहाँ पे अपना 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन बन रहा था, तो वहाँ पे आया वो 300 मिली ऑस्मोल देखा उसने, और क्योंकि वो सॉल्यूट के लिए भी परमिएबल होता है और वाटर के लिए भी परमिएबल होता है, तो वो भी चाहेगा कि मैं न्यूट्रलाइज हो जाऊँ इसके साथ, अपना ग्रेडियंट के साथ। तो वो नीचे तक आएगा, वो 300 से लेके 500, 600 और अप टू 1200 तक आएगा। फिर से वो वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि वो एक लूप बना रहा है। फिर से वो ऊपर जाएगा और फिर वो ग्रेडियंट के साथ, जो पहले ग्रेडियंट नीचे जाते जाते बढ़ रहा था, अब वो ऊपर आते आते कम होगा। तो पहले ग्रेडियंट 300 टू 1200 गया, अब फिर से 1200 टू वापस 300 गया। तो इससे क्या हुआ अपना जो उसने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी थी, जैसे 300 से वो 1200 पे आ गया, क्या कैपिलरी के अंदर का फ्लूइड है ना, तो वो वापस ऊपर जाते जाते 1200 से 300 तक जाएगा। बस ये हो सकता है कि वो 300 तक ना आते हुए 350 तक आए। लेकिन इस मैकेनिज़्म से क्या होगा, अपना जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना वो ख़त्म नहीं होगा, वो मेंटेन रहेगा। और यदि कैपिलरी स्ट्रेट होती तो वो सारा अपना जो ग्रेडियंट है वो वॉश आउट हो जाता। तो गाइज आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और इसी को मैंने काउंटर करंट मल्टीप्लाई और काउंटर करंट एक्सचेंजर्स को मैंने डिफ्रेंशिएट करा है उनके काम के बेसिस पे। तो काउंटर करंट मल्टीप्लाई होते हैं वो लूप ऑफ हेनले को कंसिस्ट करते हैं, और काउंटर करंट एक्सचेंजर्स कंसिस्ट ऑफ वासा रेक्टा। काउंटर करंट मल्टीप्लाई यूज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो अपने ट्रांसपोर्टर्स से जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को इंटरस्टिशियम में फेंक रहे थे, वो मल्टीप्लायर के वो होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। और जो एक्सचेंजर, काउंटर करंट एक्सचेंजर जो वासा रेक्टा होता है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट पे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो कैपिलरीज होती हैं वो फ्लूइड और सॉल्यूट दोनों के लिए फ्रीली परमिएबल होती हैं। थर्डली, काउंटर करंट मल्टीप्लायर का क्या काम है, कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ हाइपर ऑस्मोलरिटी इन इंटरस्टिशियम, वो हाइपर ऑस्मोलरिटी को जनरेट करता है। काउंटर करंट एक्सचेंजर कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ हाइपर ऑस्मोलरिटी इन द इंटरस्टिशियम। तो गाइज अपन ने इतना सब पढ़ा, इसका फाइनल रिजल्ट पे ये आते हैं अपन कि जो अपना काउंटर करंट मैकेनिज़्म है वो मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बनाता है 300 से लेके, उसकी कैपेसिटी है अप टू 300 टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इसमें जो ADH होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो प्रमोट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यूरिन बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड, मिनिमाइजिंग वाटर लॉस। तो इसको अपन एक एनालॉजी से समझते हैं। तो इसकी एनालॉजी अपन दो टेम्पल्स की लेंगे। तो बेसिकली ये अपने लेफ़्ट वाले फ़ोटोग्राफ में जो टेम्पल ए है, लेफ़्ट वाला फ़ोटोग्राफ, उसमें जो क्राउड मैनेजमेंट की टीम है वो बहुत बेकार है। वो क्या करती है, वो क्राउड आता है, बेसिकली जो अपने डिवोटीज़ आती हैं, उनको एक स्ट्रेट लीनियर लाइन में खड़ा कर देती है। तो जिससे क्या होता है, क्राउड मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं होता, और जो स्पेस की यूटिलाइजेशन होती है वो भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। और इसी के अपोजिट में जो राइट हैंड साइड में जो एक वहाँ के जो क्राउड मैनेजमेंट टीम है, वो डिवोटीज़ को ऐसे लूप में एंट्रीज़ देती है टेंपल में। तो इससे क्या होता है, क्राउड मैनेजमेंट भी अच्छा होता है और जो स्पेस का पोटेंशियल है वो भी यूटिलाइज हो जाता है। तो ऐसे ही जो सेकंड अपना फोटोग्राफ है, ऐसा ही होता है अपना लूप ऑफ हेनले का। जो लूप होता है हेनलीज़ का, वो भी यही करता है। जो अपना ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो फिजियोलॉजिकल लिमिट थी ट्रांसपोर्टर की, जो केवल 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर का ही ग्रेडियंट बना पा रहा था, लेकिन लूप होने के कारण, जैसे सेकंड पिक्चर में जो लूप होने के कारण, वो उसकी कैपेसिटी को मैक्सिमाइज़ करता है, उसके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ करता है। तो गाइज, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर।
और मैं जानता हूँ बहुत लंबा हो गया है ये, मतलब, लेकिन मैंने बहुत बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो गाइस अब अपन आ जाते हैं इसके क्लिनिकल रेलेवेंस पे। तो इसका क्लिनिकल रेलेवेंस ये है कि एनीथिंग दैट डिसरप्ट द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कैन लीड टू एक्सेस लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। मतलब बेसिकली जो अपन ने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा उसमें कहीं भी गड़बड़ हो रही है तो क्या होगा, अपना यूरिन कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी हैम्पर हो जाएगी। तो कुछ कुछ 4 चीज़ें हैं जो अपन डिस्कस करने अभी फर्स्ट ईयर में अपन कर सकते हैं। वो है, फर्स्ट है डायरोटिक्स। डायरोटिक्स आप सेकेंड ईयर फार्मा में पढ़ेंगे कि वो ड्रग्स होती हैं जो कि इनहिबिट करती हैं सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड पंप को। जो अपन ट्रांसपोर्टर पढ़ रहे थे ना, ये उनको इनहिबिट कर देगी। अब आप समझ सकते हैं जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये काउंटर करंट सिस्टम की जान है। ये तो अगर यही इनहिबिट हो गए ना तो ग्रेडियंट ही नहीं बनेगा और फ्लूइड ऐसा कि ऐसा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही बाहर हो जाएगा। तो मतलब बॉडी बहुत सारा वाटर लॉस कर देगी। तो बेसिकली 100% तो अपन इन पंप को बंद नहीं करते। अपन अगर इनको 5 से 10% भी बंद कर दें तो बॉडी के लिए कुछ कुछ पैथोलॉजीज़ में ये हेल्पफुल है। तो ये डायरेटिक्स इस पंप को इनहिबिट कर देती है। डायबिटीज़ इंसिपिडिस, ये ऐसी कंडीशन है, डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है, इसमें एक्सेस यूरिनेशन, एक्सेस थर्स्ट होती है। इसमें क्या होता है, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है या तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है या तो उसकी अमाउंट कम हो जाता है। मतलब बेसिकली अमाउंट में क्या है कि उसका क्वांटिटी कम हो गई तो वो काम नहीं कर पा रहा है, या फिर वो क्वांटिटी में तो है अच्छा लेकिन उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटी डायरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। यदि कलेक्टिंग डक्ट का काम करना बंद हो जाए तो क्या होगा, वाटर एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, जो कलेक्टिंग डक्ट की वाटर परमिटिविटी बढ़ा देता है। यदि वाटर परमिटिविटी बढ़ जाती है तो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेती है ना। तो अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन की एक्टिविटी कम हो गई या फिर खुद हार्मोन की लेवल कम हो गए तो क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और वाटर बिल्कुल पानी, एकदम पानी के जैसे बह जाएगा। थर्ड स्टेट पे आते हैं अपन SIADH, मतलब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसमें क्या होता है, एक्सेस ADH हो जाता है, मतलब ADH की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ADH क्या कर रहा था, मैंने आपको बताया परमिटिविटी बढ़ा रहा था, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होने लग जाता है। तो आदमी क्या हो जाता है, लिटरली फूल के गुब्बारा बन जाता है पानी का। वो उसमें पानी एक्यूमुलेट होने लग जाता है, सब जगह ईडिमा हो जाता है, उसके फेशियल पफिनेस हो जाती है, उसका लिम्स में वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है। इसको आप और डिटेल में पढ़ोगे तो मैं अभी इसको मतलब इस पर फोकस नहीं करना चाहता, एकदम इसको डिटेल में नहीं जाना चाहता। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़, मतलब कि वो डिजीज़ है जिसमें द आर्किटेक्चर या फिर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इंक्लूडिंग लूप ऑफ हेनले अगर डैमेज हो जाए, है ना, वो डिजीज़ जिसमें आर्किटेक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इंक्लूडिंग लूप ऑफ हेनले डैमेज हो जाए। तो बेसिकली अपना काउंटर करंट सिस्टम पूरा लूप ऑफ हेनले पे ही चल रहा था। मैंने इतनी रामायण करी, वो लूप ऑफ हेनले, जैसे रामायण हुई थी, सॉरी महाभारत हुई थी कुरुक्षेत्र में, है ना, तो वही ये जो सिस्टम है अपना काउंटर करंट सिस्टम, ये इसका कुरुक्षेत्र है लूप ऑफ हेनले। कोई भी डिजीज़ अगर लूप ऑफ हेनले को इफ़ेक्ट करती है तो वो अपना काउंटर करंट सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। तो गाइज़ दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू गाइज़, अगर आप यहाँ अभी तक बने रहे, आपको ये टॉपिक समझ आया, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैंने बहुत आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी थी। अगर आपको गाइज़ ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको टॉपिक समझ आया, क्योंकि मैंने देखा इसके यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो हैं जो इसको अच्छे से समझा पा रहे हैं, तो गाइज़ अगर आपको ये समझ आया, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे हेल्प होगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू, एंड if you have any questions, any query, any doubt, I welcome your questions. Thank you.